अंजलि जी, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये पहले तो आपके ओपनिंग कमेंट्स दीजिए। हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि आप लोग इतनी मेहनत करके आरटीआई कानून लाए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, और धीरे धीरे किस तरीके से आरटीआई डाइल्यूट होकर के इस हाल में पहुंच गई है। थैंक यू सौरभ। और मुझे लगता है कि आज जो आप चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी पारदर्शिता हमारे देश में होने की जरूरत है, किसी भी लोकतंत्र में होने की जरूरत है एक्चुअली, वो आज मुझे लगता है उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये समझा जाए कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, चुनाव कैंडिडेट्स के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं होता है। चुनाव देश में लोगों की सत्ता आए, जो वो चाहते हैं वो आए पावर में, उसके लिए होते हैं। आज जो रूल्स में बदलाव आया है उसके पीछे की अगर हम मानसिकता को समझें, वो ये कहने की कोशिश है कि देखिए, हम कैंडिडेट्स को दे देंगे सूचना, हम पॉलिटिकल पार्टीज को देयरफॉर सूचना दे देंगे, लोगों को क्या जरूरत है सूचना की। क्योंकि जो 93 जो रूल है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का, उसके तहत बेसिकली ये पूरा ढांचा बनाया गया कि कैसे लोग सूचना ले सकते हैं इलेक्शन रिकॉर्ड्स के बारे में। इलेक्शन रिकॉर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप, मैं, हमारे देश में लोग जो वोट करने के लिए जाते हैं उन्हें मिल सके, और किस तरीके से मिलनी चाहिए वो रूल 93 बताता है। और जैसे सूचना का अधिकार कानून है, वो ये बताता है कि सारी सूचना आप ले सकते हैं, केवल कुछ सूचना एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 8 है उसका, तो उसके अंदर एग्जेम्पशंस लिखी हैं, तो इन सब सूचनाओं के अलावा आप सारी सूचना ले सकते हैं। ऐसे ही रूल 93(1) में लिखा था कि आप क्या सूचना नहीं ले सकते, बाकी सारी सूचना जो है वो आप 93(2) के तहत ले सकते थे। तो अब आप ये देखिए कि लोग क्या सूचना चाहते हैं। अब अगर हम वोट करने जाते हैं लोकतंत्र में, हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी पोलिंग बूथ पर कितने लोग वोट करने के लिए आए, कितने लोगों ने अपना वोट एक्चुअली दर्ज किया, जब वो आए वहां पर उन्होंने वोट दिया। जब रिजल्ट आए तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितने वोटों से जीते, वो टैली कर रहा है क्या पोलिंग बूथ के जितने वोटर टर्नआउट था। तो फॉर्म 17C पार्ट 1 और 2 में ये सारी जानकारी होती है वोटर टर्नआउट की, ये लोग जानना चाहते हैं। अब अंडर 93(2) रूल जो है, ये हम जानकारी ले सकते थे, इसके अंदर ये पॉसिबल था। आज जो बदलाव हुआ है उसके थ्रू बेसिकली सरकार ये कह रही है कि हम कैंडिडेट्स को, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं, उनको ये सूचना दे सकते हैं, दे देंगे, तो क्या जरूरत है कि लोगों को ये सूचना दी जाए। अब बात मूल तौर पे आ जाती है कि क्या छुपाने को है, क्यों नहीं देना चाहती सरकार और इलेक्शन कमीशन ये बेसिक सूचना। क्या है, कोई बड़ी सूचना मांगी जा रही है कि भाई कितने लोग आए पोलिंग बूथ पे वोटिंग के लिए? कोई बड़ी सूचना तो मांग नहीं रहे हैं लोग। उसी तरह से वीडियोग्राफी करी जाती है जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बना रहे, विश्वास बना रहे इलेक्शन प्रोसेस में। हम नहीं कह रहे धांधली हो रही है, लेकिन अगर लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जहां पर पोलिंग चल रही है, स्ट्रॉन्ग रूम की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, लोग अगर उसे देख सकते हैं तो एक विश्वास, एक पब्लिक ट्रस्ट बनता है चुनावी प्रक्रिया में, और उसे देने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों छुपाया जाना चाहिए? वो एक लोकतंत्र में अगर किसी का विश्वास बनता है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका की मैं अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, एरिजोना में जो मैरिकोपा काउंटी है, वहां पर अभी भी अगर आप जाएंगे, उन्होंने इंटरनेट पे 24 आवर्स अपने स्ट्रॉन्ग रूम को वीडियोग्राफी पे डाल रखा है। आप और हम आज जाकर भारत से वहां की देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम में क्या हो रहा है। भाई, भारत के नागरिक क्यों नहीं जान सकते कि वीडियोग्राफी की कॉपी क्यों नहीं ले सकते कि क्या हो रहा है ईवीएम जहां पे रखे जा रहे हैं उन कमरों में? जब सरकार ये कोशिश करती है कि सूचना ना दी जाए, तब लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचता है, तब पब्लिक ट्रस्ट खराब होता है। और मुझे लगता है कि आज जो ये हम पूरी चर्चा जो आप कर रहे हैं,
ये जो रूल बदला गया है, ये रूल अब बेसिकली ये कहता है कि लोग सूचना इस तरीके की नहीं ले सकते चुनावी प्रक्रिया के बारे में। और मुझे लगता है कि इससे जो पब्लिक ट्रस्ट है इलेक्टोरल प्रोसेस में, जो लोगों का होना बहुत जरूरी है किसी भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, उसको बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। सूचना का जी जी, मैं बस ये आपसे जानना चाहता था कि जो इंफॉर्मेशन अब पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगी इस संशोधन के बाद, और जो इंफॉर्मेशन पहले थी उसका विवरण आपने दे दिया, ये पारदर्शिता से हमको कितना दूर लेकर के जाता है, और इससे एक आम जनता ट्रस्ट के अलावा और क्या क्या कर सकती थी, जो जानकारी अब पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगी, और अभी भी पब्लिक डोमेन में फिर क्या चीजें हैं जो उपलब्ध हैं, या पब्लिक डोमेन में चीजें अब बहुत कम बची हैं? जी संकेत, ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस रूल को एक्चुअली अब हमारी लाइफ में इसका क्या मतलब है समझना चाहें, तो ये ज़रूरी है पता होना कि इससे क्या बदलाव आने वाला है। जैसा मैंने कहा 93(2) में लिखा था, रूल 93(2) में, कि चुनावी प्रक्रिया की इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स जो हैं उसको हम और आप एज सिटीजन्स कोई भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो सूचना जो इकट्ठी करते हैं वो सारी हम ले सकते थे। और ये जो सूचना है इसका इस्तेमाल करके लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपना एक रोल जो उनका सिटीजन्स का है उसे निभा सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ सही से मेरे यहाँ पर चुनाव हुए कि नहीं हुए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन पावर में है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी ये पावर में है वो पावर में है, कोई भी पार्टी पावर में हो एक लोकतंत्र में, लोगों के पास अगर लोकतंत्र में विश्वास होना है, चुनावी प्रक्रिया में विश्वास होना है, ये सूचनाएं होनी बहुत जरूरी है कि जो चुनावी प्रक्रिया में चीजें हो रही हैं वो क्या सही हो रही हैं, उसे लोग चेक कर सकते हैं, उसमें भागीदारी कर सकते हैं लोग। वो तभी पॉसिबल है जब उनके पास सूचना होगी। अब अगर आप और हम जाके वोट करते हैं तो हमें अगर ये लगे कि भाई हम वोट करेंगे जाके, लेकिन मालूम नहीं हमारा वोट वहां पर रजिस्टर फाइनली होगा कि नहीं, और अगर वहां पर 600 लोग आए थे, क्या वहां पे 1000 लोग दिखा दिए जा रहे हैं फाइनली, तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। तो चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, लोगों की एंगेजमेंट के लिए इन द इलेक्टोरल प्रोसेस ये सूचनाएं बहुत जरूरी हैं, और ये सूचनाएं लोग मांग रहे थे। और ये सूचना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, जैसे आपने बताया, वो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुहैया होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए ये सूचना अंडर रूल 93। अब जैसे ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, ये जजमेंट दी, सरकार ने रूल ही बदल दिया। सरकार कह रही है कि आप ये सूचना ले ही नहीं सकते। अब हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस लगा रखी हैं कि आप हमें बताइए, हमारे फॉर्म 17C की कॉपी दीजिए। मई 2024 में मैंने लगाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन लगाई रूल 93 के तहत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो सूचनाएं मिल नहीं रही थी, इसलिए लोग कोर्ट गए हैं, और कोर्ट ने फिर कहा कि बिल्कुल मिलनी चाहिए ऐसी सूचना, और सरकार ने रूल ही बदल दिया। तो ये तो सीधा लोगों के जानने के हक पर, सूचना के अधिकार पर प्रहार है कि हम कह रहे हैं कि हमें सूचना मिलनी चाहिए, कोर्ट कहता है बिल्कुल मिलनी चाहिए इस रूल के तहत, तो सरकार कहे कि हम रूल ही बदल देते हैं, हम नहीं देंगे आपको सूचना। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छुपाने की कोशिश हो रही है। अगर सही से सब काम चल रहा है, सही प्रक्रिया चल रही है, अगर लोगों के नाम गलत तरीके से डिलीट नहीं हो रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं वहां पर वोटिंग के लिए उन्हीं के वोट माने जा रहे हैं, गलत अवैध तरीके से वोट को नहीं डाला जा रहा है, तो बताने में कोई क्या हर्ज हो सकता है कि कितने लोग वोट करने के लिए आए एक वोटिंग पोलिंग बूथ पर। वीडियोग्राफी शेयर करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी सरकार को। तो आज जब रूलिंग पार्टी इस तरीके की चीज लाती है, और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी संकेत, जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत वरीसम है, वो ये है कि सरकार कह रही है हमने ये जो चेंज है, ये इलेक्शन कमीशन
जो हमारे देश के चुनाव आयोग हैं उनसे कंसल्टेशन में करा है। अब देखिए, हमारे पूरे किसी भी लोकतंत्र में, मैं तो कहती हूँ भारत ही क्यों, किसी भी लोकतंत्र में अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है कि वो इन सब चीजों पर निगरानी रखें, वो ही अगर ये कहने लगेंगे कि लोगों को सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। और मैं ये इसी बात से अचंभित हूं कि अगर आप ये याद करें, अभी कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इलेक्टोरल बॉन्ड केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लोगों को जानने का हक है, वोटर्स को जानने का हक है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं है तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता, लोगों के पास सूचना नहीं है तो चुनाव का, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी कह के हटा है सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी जजमेंट में, और अब कुछ ही चंद ही महीनों बाद इस तरीके का चेंज लाया जाता है कि लोगों के हाथ से जो सारी सूचना उनके पास होनी चाहिए चुनावी प्रक्रिया के बारे में, वो अब निकल जाएगी, वो सूचना उन्हें मिल नहीं पाएगी। तो ये मुझे लगता है बहुत चिंता का विषय है, और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर वापस गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जरूर चैलेंज होंगी कोर्ट में। क्यों वेट किया जाए कि कोर्ट फिर से कहे कि भाई लोगों को जानने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है लोकतंत्र में, आप ये कैसे कर सकते हैं। मैं पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट से पहले भी यही कह रही थी कि ये तो ऑलरेडी इसको हटा देना चाहिए। क्यों वेट कर रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़े और सुप्रीम कोर्ट आपको कहे कि ये तो गलत है। उसी तरह से इन रूल्स को तुरंत वापस चेंज कर देना चाहिए। इन ऐसे से अमेंडमेंट का लोकतंत्र में कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि आप बेसिकली लोगों को कह रहे हैं कि हम सारी चुनावी प्रक्रिया पर्दे के पीछे करेंगे, हम चुनावी प्रक्रिया की सूचना आपके साथ मुहैया नहीं करेंगे, और आप ये कह रहे हैं कि भाई हम तो पोलिंग एजेंट को दे देंगे। चुनाव पोलिंग एजेंट के लिए नहीं होता है, चुनाव देश में लोगों के लिए होता है, लोकतंत्र के लिए होता है। तो इसमें ये कह देना कि पोलिंग एजेंट कर लेंगे काम, आपको क्या मतलब है। भाई देश में लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, तो लोगों के पैसे से आप चुनाव करा रहे हैं, जीत रहे हैं, जो भी जीत रहे हैं, हार रहे हैं, तो लोगों को कैसे नहीं बताया जाएगी सूचना, ये बड़ा एक सवाल है। अंजलि जी, एक सवाल आपसे है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में हम भी आरटीआईज लगाते हैं, आप भी आरटीआईज लगाते हैं, लेकिन हमें अपने जो आरटीआईज हैं उनका रिप्लाई नहीं मिलता। हम इंफॉर्मेशन कमीशन को लिखते हैं, वहां से रिप्लाई नहीं आता है। आए दिन आप लोग आरटीआई की इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट नहीं है। मतलब जो आज की तारीख में आप लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने जो मेहनत करके राइट टू इंफॉर्मेशन बिल लाए या एक्ट बनवाया आप लोगों ने, ताकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता रहे, आज उसको कहां देखते हैं, वो कितना डाइल्यूट हो चुका है आज की तारीख में। देखिए सौरभ, ये बात जो है ये तो बिल्कुल सभी के सामने है कि किस तरीके से सूचना का अधिकार जो हमारे देश में आया 2005 में, जिसे विश्व के सबसे अच्छे सूचना के अधिकार कानूनों में से माना जाता है, उस कानून को पिछले 5 साल में 2 बार अमेंड कर दिया गया है, 2019 में और 2023 में। और दोनों अमेंडमेंट इस कानून को कमजोर करने वाली अमेंडमेंट्स हैं, उसे मजबूत बनाने वाली अमेंडमेंट्स नहीं हैं। तो ये तो आज का जो सच्चाई है वो ये है कि सरकारें समझ गई हैं कि अगर हम इस कानून को ऐसे ही रखेंगे, सही से चलाएंगे, तो लोग बहुत सशक्त हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और जो अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो गड़बड़ियां हैं, वो सामने आ रही हैं। तो कहीं पर ये तो क्लियर कोशिश है कि सूचना के अधिकार को, लोगों के इस अधिकार को किसी तरह से मंदा कर दिया जाए, वो उसकी धार कम कर दी जाए। और उसमें मैं तो कहूंगी कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो, और अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, वो बीजेपी की भी सरकार है, दूसरी पार्टीज की भी सरकारें हैं जो कि इस काम पे लगी हैं। आप ये देखिए, इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, सूचना आयोग हैं, जिनका काम है कि लोगों को सूचना दिलाएं,
उनकी नियुक्ति ही नहीं करते, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं हो रही है। ये रिकॉर्ड है कि मई 2014 के बाद एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं की गई है जब तक लोगों ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। मतलब ये रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए, झारखंड में 4.5 साल हो गए, एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं है। सूचना आयोग का दफ्तर खाली पड़ा है 4 साल से ज्यादा। अब उसी तरह से हम अलग राज्यों में देखें तो नियुक्तियां ही नहीं होती हैं। और केंद्र सरकार ने तो इस कानून को भी बदल दिया, संशोधित कर दिया 2 बार। 2019 में जो संशोधन लाए उसमें सरकार ने कहा कि पहले तो कानून में 2005 में लिखा था कि आयुक्तों की सैलरीज और पेंशन्स और टेन्योर जो कार्यकाल है वो तय रहेगा, उसे कोई छेड़ नहीं सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा होगा, जिससे कि उन्हें कोई ना रोक सके ये कहने से कि आप सूचना दीजिए सरकारों को, ये कहने से। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, चेंज कर दिया कानून को पार्लियामेंट के थ्रू और अपने पास पावर रख ली कि कितनी देर सूचना आयोग काम करेंगे आयुक्त, कितनी सैलरी मिलेगी उनको, कितनी पेंशन मिलेगी, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। तो आप ये सोचिए, सूचना आयोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग बना दिया गया है। तो ये तो 2019 में हुआ। 2023 में फिर से चेंजेस लाए गए कानून के अंदर। तो ये तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से हम देख रहे हैं कि एक एक कर जो ये बहुत ही पुख्ता कानून था, इसे कमजोर बनाने की कोशिश चल रही है। और मैं तो ये कहूंगी कि आज जो ये रूल्स चेंज हुए हैं, ये सूचना के अधिकार कानून डायरेक्टली में अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे सूचना के अधिकार को ही तो संकुचित कर रहे हैं, क्योंकि हमें सूचना का अधिकार से केवल एक कानून से नहीं मिलता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो आप ये देखिए कि हर एक लॉ में कोई ना कोई प्रावधान होता है कि ये सूचना लोगों को मिलनी चाहिए। और इलेक्शन के रिकॉर्ड्स का जो सूचना मिलनी चाहिए वो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के थ्रू था, और उसे आज बदल दिया गया। अंजलि जी, मुझे ये बताइए कि एट अ टाइम व्हेन द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस इज इन क्वेश्चन, बहुत सवाल हैं ईवीएम्स को लेकर के, बहुत सवाल हैं वोटर लिस्ट को लेकर के, और ऐसे वक्त में जब जरूरत है कि आप और पारदर्शिता दिखाएं अपने आप को, टू बी लाइक द सीजर्स वाइफ अबव सस्पिशन, ऐसे वक्त में इस तरीके से आपको लगता है ये छुपाने की श्रृंखला में परिभाषित होगा कि आप छुपा रहे हैं एंड दस सवाल शक में परिवर्तित होंगे कि आपने जवाब तो दिया नहीं, उल्टे आपने और इंफॉर्मेशन जो मिल सकती थी वो भी बंद कर दी। बिल्कुल, मैंने तो वही कहा संकेत कोर्ट में दलील क्या होनी चाहिए इसके खिलाफ? देखिए, मैंने तो वही कहा कि अगर आप चाहते हैं पब्लिक ट्रस्ट हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी प्रक्रिया में, ये तो ग्लोबली एक्सेप्टेड फिनोमिनन है कि आप उसमें पारदर्शिता लाइए। आप जितना पर्दे के पीछे किसी चीज को ले जाएंगे उतना ही शक पैदा होता है। अब आपने जैसे कहा कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के अराउंड क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं वोटर टर्नआउट क्यों बदल रहा है, 6:30 बजे जो कहा जाता है वोटर टर्नआउट हुआ कि 800 लोग आए, और सडनली फिर बाद में कहा जाता है कि नहीं 1000 लोग आए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल है। अब ऐसे में अगर सरकार कहे कि भाई इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है, ये देखिए, तो खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लोगों को कुछ कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। आप डेटा सामने रखिए, लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पर जब सरकार ऐसे करती है या कोई भी तंत्र ऐसे करता है कि आप कहें कि अब तो हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे, तो फिर तो बिल्कुल शक के घेरे में आ जाता है पूरा प्रोसेस। और मुझे लगता है कि ये किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं तो ये अभी के ही इफेक्ट करेगा। ये तो बहुत लंबे समय तक की एक हार्म कॉज हो जाएगा, क्योंकि अगर लोग चुनावी प्रक्रिया में, लोकतंत्र में विश्वास खो बैठे तो कैसे आप चुनाव में जीतिएगा और लोगों को विश्वास होगा कि ये सही चुनाव हुए थे।
एक ही तरीका है संकेत, जब सवाल उठते हैं हम खुद भी अपने जीवन में भी ये देखते हैं कि कोई सवाल उठे तो आप तथ्य सामने रख दीजिए, लोग कन्विंस होंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम तो सब छुपा देंगे, हम कोई तथ्य शेयर नहीं करेंगे, तो लोगों के शक बढ़ते ही जाएंगे। तो यही हो रहा है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपने कहा कि क्या दलील होनी चाहिए, सीधी दलील है कि हमारे देश में लोकतंत्र जब तक है तब तक हमें जानने का हक है। ये सूचना का अधिकार जो है किसी भी पार्टी या सरकार की देन नहीं है हमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। और आर्टिकल 19(1)(a जो कि बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी देता है आपको, मुझे, आपको एज अ जर्नलिस्ट, मुझे एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और बाकी सभी को, उसमें कोर्ट ने कह दिया है कि अगर सूचना नहीं है तो बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से ये फ्लो करता है और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इस पे अग्री करेगा कि सारी सूचना चुनावी प्रक्रिया की आप हटा दें। आप केवल, अगर आज आप देखें जो वर्डिंग है उसमें पहले लिखा था ऑल पेपर्स विल बी शेयर्ड एक्सेप्ट फॉर 1993(1), all papers will be shared with citizens, will be given to citizens। आज ये बना दिया गया है, इसे परिवर्तित और संशोधित करके इसे कह दिया गया all papers as specified in the rules will be given। तो इसे तो बिल्कुल संकुचित कर दिया, क्योंकि रूल्स में क्या स्पेसिफाइड है? मेरे को तो जो अभी तक मिला है वो अकाउंट्स हैं कि आप इलेक्शन के अकाउंट्स को ले सकते हैं, लेकिन लोगों को तो फॉर्म 17C पार्ट 1 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, लोगों को वीडियोग्राफी की कॉपी चाहिए, लोगों को तमाम इलेक्टोरल पेपर चाहिए। 17C पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब क्या होते हैं, जरा दर्शकों के लिए अगर आप समझा सकें। देखिए, जब हम चुनाव में जाके वोट करते हैं, हमारे पोलिंग बूथ पर एक फॉर्म 17C बनाया जाता है जिसका पार्ट 1 ये बताता है कि कितने लोग वोट करने आए और कितने लोगों ने वोट किया। तो वो एक ऐसा पुख्ता डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि कितने लोगों ने आकर वोटिंग करी। अब जो वोटिंग का, अगर आप और मैं ये जानना चाहें कि हमारे पोलिंग बूथ पे कितनी वोटिंग हुई, हमें फॉर्म 17C पार्ट 1 मिलना चाहिए। वो ही एकमात्र पुख्ता सबूत होता है। उसे पोलिंग एजेंट्स के साथ शेयर किया जाता है, डिफरेंट कैंडिडेट्स के, बट लोगों से क्यों छुपाया जाए? भाई बार बार ये कहते हैं हम पोलिंग एजेंट को देते हैं, पर हमारा अधिकार है, सूचना का अधिकार है हमारा, ये कॉन्डक्ट रूल्स में था, सूचना के अधिकार के तहत है कि हम भी ले सकते हैं, क्योंकि हम एज सिटीजन जानना चाहेंगे, वोटर्स जानना चाहेंगे कि कितने लोग आकर वोट करके गए पोलिंग बूथ पर। ये है फॉर्म 17C पार्ट 1 कि कितने वोटर टर्नआउट क्या था। सीधी सी सिंपल सी बात है पोलिंग बूथ पर। दूसरा पार्ट 2 होता है जो जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तब वो बनाया जाता है कि कितनी वोट में से कितने वोट किसको पड़े। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं मैं वोट करने गई या गया तो कितने लोग आए थे मेरे पोलिंग बूथ पे। और ये जानकारी जो है रेगुलरली वोटर टर्नआउट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर टर्नआउट को देते रहे हैं इन द पब्लिक डोमेन। इस बार जनरल इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े विलंब के बाद और बड़े लोगों के कहने के बाद एक फिगर निकलता था, वो भी एब्सोल्यूट नंबर नहीं निकलता था। तो लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में 17C मांगा, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो जानना चाहते हैं कि भाई कितने लोग आए वोट करने के लिए, उसमें क्या खराबी है। वो तो कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहा। मतलब मैम एज जर्नलिस्ट भी हम लोग ये, अगर स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये डेटा मांगे कि सरकार हमें, या चुनाव आयोग हमें ये दे दे, वीडियोग्राफी दे दे फलाने पोलिंग बूथ की जहां हमें लग रहा है कि कुछ 19-20 हुआ है, तो हम पत्रकारों को भी वो दस्तावेज या वोटिंग वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। तो पत्रकार जो कुएं से निकल रही मूर्तियों को और चल रहे बुलडोजरों के आगे जाकर के दौड़ दौड़ के कवरेज कर रहे हैं, हम लोगों के तो वैसे भी अधिकार बहुत संकुचित हो चुके हैं, तो और संकुचित हो गए।
खास और कर इलेक्शन लोगों को कैसे करने वाले। जानकारी होगी फिर? मतलब हम बहुत सारे लोगों को तो जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म आप लोग कर रहे हैं उसी के थ्रू ये सब सूचना मिलती है, और कई लोग खुद जाकर भी जानकारी लेते हैं। अगर ये जानकारी को आप कहेंगे कि नहीं मिल ही नहीं सकती है, तो मतलब आप तो कह रहे हैं कि नहीं, आप अंधेरे में जाइए और एक ब्लैक बॉक्स में जाके अपना वोट डालाइए। तो ये मतलब ये तो फिर आप कह रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ है। ये तो जिस माई बाप कल्चर से हम लोग कहते आए कि हमें दूर जाना है, हमारे देश को लोकतंत्र जो है वो सही मायने में बनना है, ये तो वापस वहीं पहुंच गए कि भाई जिसको आपने वोट दे दिया उसको ट्रस्ट करिए, अब आप सूचना मत मांगिए कुछ। तो इसका कोई मतलब नहीं है। और इससे जैसा कि आपने कहा, संकेत ने भी कहा कि फिर तो यही है कि लोगों का विश्वास कैसे रहेगा किसी प्रक्रिया में। लोग जो सवाल पैदा होते हैं वो शक में परिवर्तित हो जाते हैं, और उससे जो पूरी विश्वास है प्रक्रिया में वो खत्म हो जाता है। और उसी तरह से वीडियोग्राफी, क्या हर्ज है अगर वीडियोग्राफी करी जा रही है? आफ्टर ऑल वो वीडियोग्राफी हमारे ही टैक्स पेयर के पैसे से की जा रही है। अगर वो की जा रही है और उसमें कोई धांधली नहीं है, उसे शेयर कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? लोगों को बस यही पता चलेगा, लोग आए वोट करने के लिए, लोगों को पता चलेगा कि जो ईवीएम रखे गए थे कहीं पर उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उन्हें जो विश्वास होना चाहिए वो ही सही तरीके से मायने से होगा। कोई देखने से तो उसे बदल नहीं सकता। तो क्या प्रॉब्लम है इस सूचना को, इस वीडियोग्राफी को लोगों के साथ शेयर करने की? यही है जो चीजें मुझे लगता है कि इस जो चेंज इन रूल्स हुआ है, ये रूल्स जो बदले गए हैं, ये कोई छोटी छेड़छाड़ नहीं है चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में। बहुत गंभीर और बड़ी लोगों के सूचना के अधिकार के साथ पर ही चोट है, और वो भी इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर इतने आरोप हैं पारदर्शी ना होने के, और ऐसे वक्त में आपने पारदर्शिता पर ही चोट कर दी। मैं तो बिल्कुल अचंभित हूं संकेत, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप हम हो इलेक्शन कमिश्नर, तो हमें आज क्या लगेगा कि अगर हमें लग रहा है कोई धांधली नहीं है, भाई सब रिकॉर्ड डाल दीजिए पब्लिक डोमेन में, लोगों को संतुष्ट होने दीजिए। हम तो यही सोचेंगे, क्या जरूरत है इस तरीके की बदलाव लाने की रूल्स में? इसी से जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर आज उंगलियां उठ रही हैं। उनके जो कॉन्डक्ट है उस पर आज लोगों को शक हो रहा है कि भाई क्यों, क्या जरूरत है चुनाव आयोग को इस तरीके की रूल्स को एग्री करने की? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी आपके पास इस तरीके के संशोधन लेकर भी आ रही है, आप कहिए नहीं हम ये अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम तो लोगों के लिए ये इंश्योर करना है कि चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हैं। तो भाई अगर मैं रेगुलेटर हूं, मेरा काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, मैं तो लोगों का धन्यवाद करूंगी अगर कोई वीडियोग्राफी देख के मेरे पास कुछ लाएंगे कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो लगेगा बिल्कुल ठीक है, मेरे काम में मदद हो रही है। तो जब हमारे इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से उनका रवैया होता है, तभी आज की डेट में ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे देश में लोगों का जो विश्वास है, जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, वो कहीं पर फिर कम हो जाता है। और ये मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को याद रखना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में भी यही हुआ। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्योंकि ये बिल्कुल गोपनीय चंदा का सोर्स है, ये ठीक नहीं है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी और फिर कोर्ट ने बिल्कुल ये बात को साफ कर दिया कि ये गलत हुआ। तो मुझे लगता है कि अब इसके अंदर फिर से अगर चुनाव आयोग ये रोल प्ले कर रहे हैं तो नेचुरली उन पर सवाल उठेगा, और नेचुरली जो ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन में और जो होना चाहिए एक लोकतंत्र में, उसको ठेस पहुंचती है। क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि भाई मैं जाकर वोट करती हूं और जिनका काम है ये इंश्योर करना कि वोट ठीक जगह पर जाए वो ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर एज अ वोटर कोई भी हो उनका क्या विश्वास रह जाएगा वोटिंग प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में। जी बिल्कुल। अब अंजलि जी बस ये देखना है कि अब अदालत क्या रुख
रहेगा उनका, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो बोला था वो पारदर्शिता की ओर एक कदम था, और उसमें भी हम सब जानते हैं कि वो एसबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से कभी वो एक चीज दे रहे हैं, कभी एक डॉक्यूमेंट का दूसरे से मिलान होकर के नहीं दे रहे हैं। वो बड़ी जद्दोजहद आदेश दे देने के बाद भी हुई। ऐसे में अपने आदेश यदि कोई अदालत देती है तो उस आदेश का पालन कराना भी अब अदालत की जिम्मेदारी हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर था और हाईकोर्ट का ऑर्डर ना मानना पड़े इसके लिए एक कानून में संशोधन हो गया। लेकिन क्या आप ऐसे आ करके यूं कानून बदल सकते हैं? हाईकोर्ट को ट्रम्प कर सकते हैं? क्या हाईकोर्ट इसको अवमानना की तरह नहीं देख सकता कि हमने आपको कोई चीज डालने को कही और आपने नियम ही बदल दिया? ये कहां जाके रुकेगा? ये चेस बोर्ड का गेम कहां जाके रुकेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इस बीच में अंजलि जी, इस देश के लोग, लोकतंत्र की जान लोग क्या करें ये सब देख के? बिल्कुल, और आपने जैसे कहा संकेत कि ये पहली बार भी नहीं है। मैं आपकी माध्यम से व्यूअर्स को बता दूं कि एक बहुत क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ एफसीआरए, जो कि फॉरेन फंड्स का जो कानून है उसका वायलेशन हुआ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दोषी पाया गया बाय द हाई कोर्ट। और उन्होंने कहा कि आपने विदेशी चंदा ले लिया जो कि एफसीआरए के खिलाफ है। तो पार्लियामेंट में बीजेपी एक बिल लेके आई जिसे कांग्रेस बीजेपी सबने मिलकर पारित कर दिया कि अब हम ये कानून ही बदल देंगे और हम कहेंगे कि हम ले सकते हैं विदेशी चंदा, और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया जिससे कि कोई पहले भी जो दोष था वो दोषी ना रहे। तो मतलब हम तो ये देखते ही आ रहे हैं, इस देश के लोग ये देखते ही आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि मतलब आज कोई अपराध करे, आप ये सोचिए आप और हम आज अपराध करें और उसके बाद जाके कानून ही बदल दे कि ये अपराध है ही नहीं अब। हाँ, यही हो रहा है। और मैं आपको ये बता रही हूं कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने फॉर्म 17C के लिए पुराने रूल्स में अप्लाई कर रखा है, वी स्टिल हैव द राइट टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इस संशोधन को भी रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया जाएगा। वरना आप बताइए कि जिसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आप ये सूचना दीजिए, कैसे नहीं देंगे सूचना? वो तो देनी ही पड़ेगी। तो अगर उसको नहीं देना है तो अभी आगे से रूल बदल के कुछ फायदा नहीं होगा, वो तो पुराना पहले से रेट्रोस्पेक्टिवली रूल बदलना पड़ेगा। एंड आप और हम शायद ये भी देखें अब कि ये रूल को अब रेट्रोस्पेक्टिवली भी बदल दिया जाएगा। ये बार बार हो रहा है और आई थिंक दैट द पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जब तक हम म्यूट स्पेक्टेटर्स रहेंगे, हम ये आवाज नहीं उठाएंगे और जो भी सत्ता में बैठे हैं उन्हें ये नहीं चेताएंगे कि ये नहीं कर सकते आप। मतलब ये तो सरासर मतलब चोरी और उस पर सीना जोरी जिसे हम कहते हैं वो है कि आप पहले तो गलत काम करें और उस पर फिर रूल्स भी बदल दें, कानून भी बदल दें कि भाई हम तो पावर में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं चल सकता लोकतंत्र में। एंड आई डू होप के जो कोर्ट हैं, जुडिशरी जो है, वो इसमें एक तुरंत, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में 7 साल लग गए थे जो केस है उसकी हियरिंग होकर उसकी जजमेंट आने में। एंड आई डू होप कि इसमें कोर्ट्स कुछ अर्जेंसी से काम करेंगे, क्योंकि वरना तो हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया ऑलरेडी, जैसे आपने कहा, उस पर बहुत सवाल हैं और वो बिल्कुल मजाक बन के रह जाएगी। क्योंकि फिर तो ये है कि जो जिसे कहते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ भी जो चल रहा है वो चल सकता है, तो फिर लोगों के विश्वास का कुछ क्या कह सकता है कोई? हाँ, मतलब जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं उसको कोई अगर हक ही नहीं है और सब लोग जो हैं वो आपस में ही सब डिसीजन ले लेंगे, तो फिर इस प्रक्रिया की जरूरत क्या है? फिर तो आप ही सब कुछ तय कर लीजिए, फिर तो टॉस करके आप तय कर लीजिए कौन एमपी बनेगा, फिर तो और पैसा बचेगा चुनावी प्रक्रिया में, और पैसा बच जाएगा, टॉस करके कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ शुक्ला आपका भी। हम
इसको एक मजाकिया अंदाज में कह जरूर रहे हैं, लेकिन आप ये जान लें, आज अंजलि जी ने जो बताया है और ये जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वैसे वैसे ये समझ में आ रहा है कि ये कितना अलोकतांत्रिक फैसला है, कितना अनडेमोक्रेटिक है ये। अब ये अदालत को ये चीज समझ में आएगी या नहीं, अदालत सरकार से और इलेक्शन कमीशन से क्या सवाल पूछेगा, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी और सौरभ शुक्ला। धन्यवाद। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।